फौजी के लिए जो होता है ना कि उनके लिए होता है देश, उससे ऊपर कुछ नहीं, शायद खुद भी नहीं। जान देना बहुत आसान बात है। जुनून होना फौज में आने का ये बहुत कम लोगों में ही होता है। तो जब मैं वहाँ पे गए तो इतनी सारी फाइलें लोगों की थी जो छोड़ना चाह रहे थे फौज, और मेरी अकेली फाइल थी जो बेग कर रही थी कि मुझे फौज में रख लो। तो बोल रहे थे कि दुनिया में सब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तुम इसके लिए क्यों कर रहे हो? इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स नॉट अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट इज अबाउट फाइटिंग फॉर द राइट। अगर मैंने काम सिंसियरिटी से कर रही हूँ, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर आप क्यों नहीं मुझे रखना चाह रहे हैं? बट इन दिस जजमेंट लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने सिर्फ 10 साल सर्व किया था या 12 साल या 14 साल सर्व किया था, उनको भी पेंशन मिल रही थी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि हमारे देश में भी हर एक नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करनी थी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए। सार्जेंट ने मेरे ऑफिस के डोर पे थोड़ा ऑब्सीन चीजें लिखती थी। ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे ऑफिस में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे उसने ऐसी हरकत की थी। सिर्फ एक बंदे ने वो स्पेलिंग पैराग्राफ में भी गलत लिखी थी और बोर्ड उस पे भी वही लिखी थी। जब भी मैं केस लड़ रही थी तब भी बहुत लोग ये बोल रहे थे कि थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स है, इतनी यू आर सिंगल पर्सन फाइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने सीख लिया कि अगर आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हो और सच्ची के लिए लड़े तो देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के गेस्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। आज हमारी गेस्ट हैं विंग कमांडर अनुपमा जोशी जी, जो एक साधारण इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर नहीं बल्कि 1993 बैच की वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर्स, वो 12 ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर थी। और इनकी स्टोरी इतनी यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए फ़ाइट करी है, सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, लीगल बैटल्स फाइट करी हैं, जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ी हैं। तो इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज इसी पॉडकास्ट में इनके बारे में जानेंगे, इनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे, इनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड। Your story is so inspiring and what you've achieved and you've had your challenges, बहुत सारे challenges आपने face करे हैं। Commission 92 that was वो सबसे पहले बैच था of women officers। तो when that happened, वो जब हुआ आपके मन में what was that feeling? कि कुछ excitement था, कुछ डर था या कुछ नया था, कुछ sense of achievement था? How was that feeling like? All of them put together। तो अचीवमेंट की तो बहुत जाहिर सी बात है कि पहली बार जब महिलाओं को फौज में आने का मौका मिल रहा था। मैं फौज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तीनों आर्म फोर्सेस में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, एयरफोर्स ने पहले महिलाओं को इंडक्ट किया जी। थोड़ा पॉम्प एंड शो भी हुआ, पेपर में फोटो छपी पहली बार, वो एक अलग ही अचीवमेंट का पार्ट बन जाता है आपकी लाइफ में। और डर तो मुझे नहीं लगता है ये था, बस ये था कि प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस जब हम एकेडमी में गए तब महिलाओं पे ज्यादा था कि क्योंकि हमको बार बार बोला जा रहा था कि पहली बार आई हैं, यू आर द फर्स्ट पीपल, तुमको लोग देख रहे हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर आगे विमेन कैसे इंडक्शन होगा उनका। तो देयर वाज अ, जैसे कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस हमारे ऊपर था, पर कोई डर तो नहीं था, पर एक्साइटमेंट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन की कोई नई जगह जा रहे हैं, किसी जिस चीज के बारे में कहीं कोई गया नहीं था, कहीं आपके लिए पढ़ने को नहीं था कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा। सब कुछ एकदम नया था एंड आपको ये लग रहा था कि आप जाके एक पूरा वो हिस्ट्री बनाएंगे और चार्टर करेंगे, पूरा एक रोल डिफाइन खुद करेंगे। तो उस बात का तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। तो मैम, ये जो 12 लोगों का जो आपका बैच था, तो आपको कुछ लग रहा था कि वे क्रिएटिंग हिस्ट्री ऐसा कुछ? डेफिनेटली यस, आपको बोला भी जा रहा था। वैसे जब हम गए तो बहुत हलचल थी। मैंने काफी जगह ये भी बताया कि जैसे एयरफोर्स भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो यूनिफॉर्म क्या होनी चाहिए, महिलाओं को किस तरह से सो काफी चीजें तो प्लान थी एंड काफी चीजें ऑन द स्पॉट होती जा रही थी। तो हर वक्त हमें बताया था तुम लोग पहले हो, नई चीज है। और ये बार बार हमें कहा जा रहा था। एक और चीज हुई थी हमारे साथ कि एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन होता है 8 अक्टूबर को जी। सो हमारा इंडक्शन हुआ था जून में, तो 1 साल की ट्रेनिंग होती। तो जो 8 अक्टूबर था उस दौरान हमको जो है हम लोग हैदराबाद डुंडीगल में ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां से हमको लेके गए थे दिल्ली स्पेशली फॉर ट्रेनिंग। कभी ऐसा नहीं हुआ एयरफोर्स की हिस्ट्री में कि कैडेट्स जाते हैं जी। उस परेड में जो होते हैं ऑफिसर्स लोग परेड करते हैं जी, पर हम लोग को स्पेशली एक एयरफोर्स
एयरफोर्स के जहाज में हैदराबाद से दिल्ली लाया गया और हमारा छोटा सा एक कंटिजेंट बना के परेड कराई गई। तो वो उस बात का इतना एक्साइटमेंट था। तब हम प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा थे, उनसे मिलाया गया और जो हमारे चीफ थे एनसी सूरी, उन्होंने बोला कि दीज आर माय 12 एंजल्स। वो जो माहौल था उस वक्त, वो 8 अक्टूबर आई थिंक 92 की बात है ये। और उसको मैं शायद इतने साल हो गए तो उस तरह से नहीं बयां कर पा रही हूँ, पर उस दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईलाइट ऑफ आवर इंडक्शन एंड दैट रियली मेड अस फील कि हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत लोग हमको देख रहे हैं एंड डेफिनेटली वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। और न्यूज़पेपर में भी आने लग गया था जब शुरू में जब हमने परेड की तो पहली बार हमारा 12 लोगों का एक फोटोग्राफ आया दिल्ली के न्यूज़पेपर में। तो जो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री बनाने का, तो ये सब हम सबके जहन में तो बात थी। मैम, जब आप इंडक्ट हुए, व्हाट वाज रिएक्शन तो नहीं बोलूँगा मैं, जो व्यवहार होता है मेल ऑफिसर्स का, वाज इट कर्टियस, वर दे वेलकमिंग, उनका हाउ वाज देयर रिएक्शन? एंड बिकॉज उनके लिए भी कुछ नया था, वो फर्स्ट टाइम विमेन ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे थे, तो हाउ वाज दैट रिसेप्शन, वो इक्वेशन कैसा रहा स्टार्टिंग में? तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो एज अ कैडेट जो आप ट्रेनिंग के टाइम पे थे, तो जो हमारे सीनियर्स थे वो थोड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि हर 6 मंथ्स में एक बैच इंडक्ट होता है। तो वो लोग जो हमारे सीनियर्स थे वो 6 महीने एकेडमी में रह चुके थे जी। जब वो हमसे पहले एकेडमी में थे तब तो पूरा मेल डोमिनेटेड एकेडमी थी। और सडनली जब वो सीनियर टाइम पे हम लोग 12 लोग पहुंचे, तो उन लोगों को भी ये बताया गया था कि वो विमेन आ रही हैं, एक भी विमेन को भागना है भगाना मत, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई विमेन भाग गई, क्योंकि एक रेपुटेशन की भी बात होती है। तो मेल्स पे भी उतना ही प्रेशर बन गया था कि उनको भी कंफ्यूज था, क्योंकि क्या होता है कि एक हम लोग का आमतौर के नाम पे उसको रैगिंग कहा जाता है, पर उसको बोलते हैं इंडक्शन, कि हम लोगों को काफी सारी पनिशमेंट्स दी जाती हैं, सीनियर लोग देते हैं। अच्छा, बहुत पनिशमेंट मिलती है तो आपको भी मिली? बहुत तो एक होता है बहुत ही कॉमन चीज है जिसको बोलते हैं पट्टी परेड। उसमें ये होता है कि आप सब लोग, जैसे हम लोग 12 लोग खड़े हैं, तो जो सीनियर है वो, और हमारे तो सीनियर मेल ही थे, तो वो ही हमको इंस्ट्रक्शन देते थे कि अभी आप जाओ 2 मिनट में, यूनिफॉर्म पहनी है। तो हमारी तरह तरह की यूनिफॉर्म होती थी। एक तो ब्लू यूनिफॉर्म है जो पहनते हैं, एक पीटी रिग होता था, एक डाइनिंग के लिए होता था। तो बोलते थे 2 मिनट में पीटी रिग में चेंज करिए, तो आप वहां से भाग के जाओगे अपने कमरे में, अपना कपड़े निकालोगे, चेंज कर पीटी रिग में डालोगे, और वो टाइम हो रहा था कि 2 मिनट में वापस। अगर आप में 12 में से भी कोई एक बंदा लेट हो गया तो फिर से, अगर आप 12 भी गलती करी तो पनिशमेंट सबको मारे के 12 सब भागो। तो हम लोग, कई लोग होते थे जब देर से आते तो मन करता उनको कूटो फिर भाई तुम्हारे कारण इन रिट्रोस्पेक्ट अभी तो बहुत इट वाज फन, बट इट वाज लाइक, सो ये जो पनिशमेंट्स और इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है मिलिट्री का, ये हमारे को तो मेंस नहीं किया, क्योंकि जब हम सीनियर बने और जब दूसरा बैच वुमेन का है तो हम कर रहे थे। तो जो हमारे सीनियर्स थे जो एकेडमी में मैं कहूंगी, वो भी काफी प्रेशर में थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई हैरेसमेंट हो जाए, यू नो, विमेन, उनको भी बड़ा केयरफुल रहने को कहा गया था। ये तो वही एकेडमी की बात। और वापस जब हम कमीशन होके जब हम अपने फील्ड पोस्टिंग्स पे गए, तो वहां पे भी मेल वर लाइक, यू नो, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें एक लेडी की तरह ट्रीट किया जाए कि एक जूनियर ऑफिसर की तरह हो गया, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर जैसी एक लेडी को देखते थे वो कुर्सी से खड़े हो जाते थे। और अब हम लोग आए, हम तो जूनियर ऑफिसर हैं, तो बहुत बार बहुत इंसिडेंट्स ऐसे होते कि मेरे सीनियर्स है ना, वो खड़े हो जाता था, मैं टेंशन में खड़े होती कि सर प्लीज सिट। तो उनको समझ नहीं आ पाता था कि कभी बैठे कि खड़े हो, फिर मैम बोले कि नाम से बोले, यू नो, रैंक से बोले। सो इनिशियल फेजेस में ये था। खैर अब तो बहुत वक्त हो गया है, things have changed, but there was lot of confusion in initial, you know, ट्यूनिंग जैसे कहा जाता है, उसमें काफी वक्त लगा। राइट। जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में था, वो परमानेंट कमीशन का था, कि वो जब आपको पता चला कि परमानेंट कमीशन वेमेन को नहीं मिल रहा है, व्हाट वाज दैट लाइक? मन में आप क्या लग रहा था कि यू शुड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाइट द सिस्टम, बट क्या आपको लगा कि ये न्याय नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को बैलेंस करके चलना चाहिए, इक्वल फुटिंग पे रखना चाहिए वेमेन को? सो at that point in time, आपके मन में क्या चल रहा था? Frustration. If there is one word to describe that,
बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हुआ समय के लिए, और वो भी होता रहा। एक अलग तरह का गुस्सा था अंदर Right. कि आपको लगा कि अनफेयर एब्सोल्युटली इतना अनफेयर क्यों है। तो इसमें काफी चीज टेक्निकल थी, क्योंकि जब एयरफोर्स ने अपना पहला एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिसके बेसिस पे हमको इंडक्ट किया गया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि पहले 5 साल के लिए देंगे एंड फिर आगे परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी टेस्ट कर रही थी कि कैसे वे विमेन फेयर करती हैं। विमेन का फेयर करना और विमेन और मेन का एक साथ मिलके फेयर करना, काफी कुछ सिंक्रोनाइजेशन शायद देखना था उनको कि परफॉर्मेंस एवरीथिंग के बेसिस पे उनको देख, शायद ये था उस वक्त जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके जहन में। बट जब हमारे लिए मुद्दा ये आया कि हमारे को क्यों नहीं दिया जा रहा, और वो एडहोकिज्म था कि पहले हमें बोला, पहला तो हमारा इंडक्शन 5 साल का हुआ, जब 5 साल कंप्लीट होने लगे तो पूछा गया कि भैया आगे क्या होगा, तो आखिरी मौके पे ये बोला कि और 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो ये जो एडहोकिज्म था और ये था को इसमें एक जो होता ना एक फ्लो में कि अच्छा अब आपको परमानेंट कमीशन मिल गया, अब आप रिटायरमेंट तक आप एक फ्रीडम से काम करेंगे, पर इस हर स्टेप पे एक जिद्दोजहद लड़ी जा रही थी। तो काफी इनर एंगर और गुस्सा तो था ही इस वक्त। जी गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, majority of our viewers are not subscribing to the channel, so please make sure that you do subscribe to the mentality. तो मैम जब सिस्टम आपके खिलाफ होता है तो उस वो सपोर्ट सिस्टम का क्या ढूंढा आपने उस वक्त कि कोई मुझे सपोर्ट करे, आपके कुलीग्स या फैमिली मेंबर्स या समबडी इन द इंस्टीट्यूशन कि मुझे ये फाइट लड़नी है, तो वो सपोर्ट सिस्टम कौन कौन बना उस टाइप पे? ये ना एक्सपीरियंस के साथ, शायद अब उम्र भी हो गई है तो ये कहूंगी कि एक अजीब सी बात होती है कि जब आप सोच लो ना कि कुछ करना है तो एक एनर्जी इंटरनली तो आई जाती है। ये बड़ा फिलोसफिकल आंसर लगेगा आपको, बट मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक अजीब सा एक ऊर्जा अंदर से आती है। और जो आप बोले ना सिस्टम, ऑटोमेटिकली देयर इज सम काइंड ऑफ अ सिस्टम व्हिच स्टार्ट्स आपके इर्द गिर्द बन जाता है जो आपको सपोर्ट करने लगता है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड के फोर फ्रंट पे रहे हो। वो बड़े शांत स्वभाव के इंसान हैं, और सबसे पहले जब मैं ये लड़ाई लड़ने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा सोचना क्या है। उनका सिंपल आंसर था कि तुम अगर अपने राइट के लिए लड़ रहे हो तो देयर इज नथिंग लुकिंग बैक, तुम लड़ो। एंड हम सोसाइटी में हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और हमको ये भी बात पता है कि कई चीजों के करने के इससे रिपरकशंस भी होते हैं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि हो सकता है कि मेरी इस लड़ाई की वजह से शायद कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, पर ही वॉज एब्सोल्युटली सपोर्टिंग। उसने बोला कि जो भी होगा देखा जाएगा, जब आप अपनी लड़ाई के लिए, आप इसके लिए लड़ रहे हो। एंड आई शुड ऑल्सो से कि मेरे साथ जो मेरे काफी सारे कलीग्स थे, एंड मोस्टली आई वुड टेल यू, ये बात मैं बता रही हूँ कि मेल कलीग्स बहुत सपोर्टिंग थे। ये हर फील्ड पे लोग मेल बैशिंग बहुत होती है, पर इस मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे कलीग्स थे, वो कई लोग मजाक भी करते थे, हर पार्टी में बोलते मैम क्या लड़े आप, बस लड़ाई लड़ रहे हो, पर एवरीबडी वुड ऑलवेज सपोर्ट एंड से व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, एंड स्पेशली मेरे सुपीरियर्स। सो वन ऑफ द क्लॉज विच जब हमने केस लड़ रहे थे तो हमने जब अपने एविडेंसेस रखे थे उसमें हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी रखी थी। तो जो हमारे सुपीरियर्स ने हमें बहुत अच्छी रिपोर्ट्स दी थी। सो द फैक्ट दैट हमारे सुपीरियर्स ने, जो उनका रिव्यू था, एनुअल रिव्यू होता है, तो उन्होंने भी हमें इक्वल नजर से देख के और हमारी परफॉर्मेंस को देख के सही रिव्यू दिया था। सो शायद वो भी बना था। तो ऐसा नहीं था कि वो सुपीरियर थे और उनको लग रहा था कि कहाँ ये लड़कियां आ गई हैं कि थोड़े टाइम के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सो दे वर ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट द फैक्ट दैट women should be taken forward. So I would say that all of them kind of gave me a lot of energy and
काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू फाइट। तो मैम जैसे नाइट ड्यूटीज और इक्वल वर्किंग कंडीशंस में काम करना होगा, सो व्हाट वाज दैट चैलेंज लाइक, कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये थोड़ा सा ना रिवर्स है इसमें, बड़ा फनी चीज हुआ था मेरे खुद के साथ ही। तो एक जगह मैं पोस्टेड थी, तो हमारे जो एओसी होते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग, जो बेस के इंचार्ज होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी एक नाइट ड्यूटी होती है 24 घंटे, तो विमेन वर डूइंग दैट नाइट ड्यूटी। उसमें क्या होता है कि ड्यूटी ऑफिसर बोला जाता है उसको, तो रात में आप कोई एक कमरा होता है ड्यूटी ऑफिसर का, आपको वहां रहना होता है, फिर आपको रात में 2-3 बार गश्त करना होता है, पेरीमीटर का चक्कर लगाना होता है, चेक करना होता है कि गार्ड्स सतर्क हैं कि नहीं। लोगों को ये लगता था कि पता नहीं औरतें जाएंगी, अकेली जाएंगी गाड़ी में ड्राइवर के साथ, ये सब क्या होगा। तो लोगों की अपनी फियर्स होती है, तो एक जगह बोला गया कि नहीं, विमेन नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मैन को लगा ये तो बड़ी ज्यादती है। वैसे तो आप लोग इक्वालिटी की बात करते हो, और अब जब ये बात आई तो मैं एडजुटेंट थी, जो एडजुटेंट का काम होता है लोगों को ये ड्यूटी पे लगा। तो मैंने इंश्योर किया कि सारी विमेन को हम नाइट ड्यूटी पे लगाएंगे एज द पॉलिसी वाज। और मैंने जाके अपने बॉस से भी बात की, मैंने बोला कि सर दिस इज नॉट फेयर। तो बोले कि अरे तुमको तो मजा नहीं मिल रहा है, टाइम तुमको ड्यूटी का से छुटकारा मिल रहा है, वायु। सो द होल आइडिया वाज कि अगर हम एक तरफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ के लिए भी इक्वालिटी होना चाहिए। सो अगर आप एक ऑफिसर हैं, तो हर वो चीज जो एक ऑफिसर करता है, you should be doing irrespective of the gender. Correct. That was the whole thing. Right. So कई बार लड़ाई उल्टी तरफ भी लड़नी पड़ी थी। जनरली भी मैं आर्म फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट जैसे बहुत बोलते हैं ना कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। एज अ सर्विंग ऑफिसर आपने डिसाइड करा कि आपको कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट, व्हाटएवर, एंड फाइट अ लीगल बैटल। बहुत ही रिस्की होता है, एंड वो ऐसा भी आ सकता है कि नौकरी पे आ जाए। सो व्हाट मेड यू टेक एंड व्हाट वर यू, और आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम दैट यू वर सर्टेन कि मैं ये लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ूंगी एंड आई विल बी सक्सेसफुल। सो व्हाट वाज दैट थिंक यू वर सो श्योर कि मेरे को कोर्ट जाके ये बैटल फाइट करनी है? तो देखिए, जब मैं करने लगी तो मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मैं कोर्ट जाऊंगी जी। पहली होता है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, तो अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो आप सबसे पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिप्रेजेंट, राइट। वो उनसे अगर आपको सुनवाई नहीं मिली, तो आप अपने नेक्स्ट सुपीरियर एयर ऑफिसर कमांडिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। उनसे नहीं मिला तो हमारे कमांड्स होते हैं। अब आपने सुना होगा थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर वेस्टर्न कमांड, राइट। तो जिस भी कमांड में आप पोस्टेड हो, तो वो कमांड हेडक्वार्टर्स होते हैं। 7 कमांड्स हैं एयरफोर्स के, तो उसमें से जहां पे भी आप पोस्टेड हो, वो कमांड हेडक्वार्टर्स जाता है। वहां से भी नहीं मिलेगा तो आप एयर हेडक्वार्टर्स जाएंगे, वहां भी नहीं मिला तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ जाएंगे। तो देयर इज अ सिस्टम विच इज लेड डाउन। तो कोर्ट के बारे में तो मैंने तब सोचा ही नहीं था, तो मैंने पहले एक बार इधर रिप्रेजेंट किया। जब आंसर नहीं मिला, फिर मैंने आपको सारा हेरारकी बताई, मैंने वो सारी हेरारकी पूरी की। मैंने चीफ से इंटरव्यू मांगा, मैं एक चीफ से मिली। मुझे चीफ ने उस वक्त बोला कि इतने जॉब्स हैं वहाँ अनुपमा, क्या तुम लड़ रही हो इसमें रहने के लिए? वो वक्त था कि बहुत सारे जो ऐसे थे फ्लाइंग जो पायलट्स थे, दे वर लीविंग एयरफोर्स टू जॉइन सिविल, बिकॉज वो बूम आया हुआ था उस वक्त। तो जब मैं वहाँ पे गए तो इतनी सारी फाइलें लोगों की थी जो छोड़ना चाह रहे थे फौज, और मेरी अकेली फाइल थी जो बेग कर रही थी कि मुझे फौज में रख लो। तो बोल रहे थे कि दुनिया में सब छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तुम इसके लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि देयर इज सो मच अपॉर्चुनिटी, तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तुम एक सीनियर मैनेजर लेवल के पे आ गई हो, तो तुम्हें तो इतनी इजीली जॉब मिल जाएगा। तो मेरा वो यही उनसे कहना था कि सर, ये इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स नॉट अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट इज अबाउट फाइटिंग फॉर द राइट। कि अगर मैंने काम सिंसियरिटी से कर रही हूँ, मेरी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, किसी को मेरे से गिला शिकवा नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर आप क्यों नहीं मुझे रखना चाह रहे हैं? तो चीफ से मैं मिली, वो चीफ रिटायर हुए। फिर मैं दूसरे चीफ से मिली, वो रिटायर हुए। फिर मैंने सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस जो, जब आप चीफ से मिले तो उनका व्हाट वाज हिज रिस्पांस? वाज ही रिसेप्टिव? दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, ही वाज सेइंग कि बाहर चले जाओ। दूसरे चीफ से मिले, देन ही सेड कि ओ दिस इज अ मैटर व्हिच वी हैव टेकन बिकॉज ये ट्राई सर्विस इशू होगा, ये सिंपल एयरफोर्स का इशू नहीं है, ये तीनों सर्विसेज को करना है। तो मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमने गवर्नमेंट से टेक ओवर कर लिया
करा है, मिनिस्ट्री हैज टू डिसाइड। तो यू नो वी विल, आई सेड कि सर यू नीड टू पुश द केस एज अ चीफ ऑफ द थिंग, आपको पुश करना चाहिए इसके लिए। तो एक चीफ ने मुझे ये बोला, फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन डाला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए, बिकॉज हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त अब्दुल कलाम थे। मेरे को मिला नहीं उनसे, इंटरव्यू नहीं मिला। मैंने फिर एक रिमाइंडर डाला, फिर मुझे ये रिप्लाई आया कि व्हेन एवर वी गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस तब हम आपको बुला लेंगे। फिर मैंने आरटीआई डाली, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और मैंने ये पूछा आरटीआई के अंतर्गत कि व्हाट इज देयर पॉलिसी फॉर विमेन्स यू नो कंटिन्यूएशन इन द सर्विस। तो उन्होंने ये बोला कि आरटीआई जो है डिफेंस पे नहीं लागू होता, बिकॉज इट इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, सो इट इज वी कैन नॉट रिप्लाई ऑन दिस। देन आई वेंट टू द कोर्ट। सो मैं ये कोर्ट का पहले सोच के नहीं बैठी थी, मुझे पुश किया गया, ऐसे कागार पे लाके खड़ा कर दिया कि आई हैड नो अदर चॉइस बट टू गो टू द कोर्ट। सो दैट्स व्हेन आई फाइल माय केस एट द दिल्ली हाई कोर्ट। राइट, 2008 में जब आप रिटायर हुए एंड उस टाइम पे आपको क्या लगा कि ये फाइट करनी चाहिए या आप मूव ऑन कर चुके थे? सो व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट इन टाइम रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद एक्चुअली 2008 में जैसे आपने बोला, तो मैंने IIM अहमदाबाद जाके कोर्स किया। वहाँ से कोर्स करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, जो बहुत ही एंडेयरिंग काम था। मैं आके उत्तराखंड में काम कर रही थी, तो उस काम में भी मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मेरी कॉलिंग है, मतलब आई रियली एंजॉयड दैट वर्क। बैक ऑफ द माइंड में वो केस तो अलाइव था, तो जितनी कोर्ट हियरिंग होती थी मैं जाती थी, आई वाज फॉलोइंग इट अप। तो ऐसा नहीं था कि मैं मूव ऑन कर गई थी, और ऐसा भी नहीं था कि अब छोड़ दिया है, देखा जाएगा अब केस जीते कि नहीं, क्योंकि अब तो उस टाइम लाइफ वो पूरा फुल रेगुलर पैशन। हमारी लॉयर भाग गई थी, हम दूसरी लॉयर को लेके आए, वो सब चल रहा था। अच्छा, वो सब पैरेलली चल रहा था, पैरेलली नौकरी भी चल रही थी। तो वो ऐसा नहीं था कि यू नो कि वही दैट प्रूव्ड कि हमसे ब्रेड और बटर के लिए नहीं करेगा। अगर होता तो मेरे को अच्छी सी नौकरी मिल गई थी, मैं उसी में आई वाज CEO ऑफ अ कंपनी एट दैट पॉइंट। तो मुझे तब तो ऐसा था कि छोड़ दो इसको, जैसे आप कहना चाह रहे हैं। तो वो नहीं था, हमने दूसरा लॉयर ढूंढा, उसको परस्यू किया केस को टिल द फाइनल एंड एज दे से। राइट मैम, उसके बाद भी there was an issue with regards to the pension also, and you'd gone to the court for that as well. Yeah, recently. जी, उसका भी रिजल्ट अभी आया है सितंबर में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, वन द केस। तो जब आप पेंशन्स का वो लगा कि अब हमें पेंशन भी मिलने वाला है, व्हाट वाज दैट लाइक? एंड वो उसमें भी आपको क्या लगा? व्हाट वाज पेंशन स्पेसिफिकली? मैं पेंशन के बारे में पूछ रहा हूँ। जब आप सर्व कर रहे थे उस टाइम नहीं था, एंड यू थॉट कि मुझे मिलना चाहिए, या रीजन आपका क्या था कि वाज इट स्पेसिफिकली बीइंग डिनाइड द पेंशन और वाज इट समथिंग एल्स? सो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो जैसे 2010 में मैंने केस जीता जी, इट वाज अ लैंडमार्क जजमेंट केस। एंड एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे केस क्लब कर दिए जाते हैं। तो पहले जो हमारी लॉयर थी, उसने जो केस दायर किया था बिफोर आई फाइल्ड अप, बिकॉज वी वर द सर्विंग पीपल, फर्स्ट पीपल टू फाइल। उससे पहले एक PIL डाली हुई थी, तो हम सबका केस क्लब होके वो फाइनल जजमेंट 2010 में आया था। इट्स कॉल्ड द बबीता पुनिया केस। सो उस केस के बाद जो बहुत सारे ऑफिसर्स थे, वो आफ्टर दैट जजमेंट दे वेंट टू द कोर्ट कि हमें भी देना चाहिए। अब वो जजमेंट उनका नहीं आया, जजमेंट चलता रहा, उनका 10 साल लग गए उनको हमारे जजमेंट के ऊपर अपना केस जीतने में। तो जब तक उनका जजमेंट आता, तब तक ये हुआ कि 10 साल निकल गए थे। तो कोर्ट ने ये बोला कि अब तो ये दे कांट गो बैक इनटू सर्विस, क्योंकि इनकी काफियों की एज निकल गई थी सर्विस करने की। तो उन्होंने उनको डीम टू हैव सर्व्ड करके और पेंशन दे दी। दिस केम इन 2022। अच्छा, तो जब तक ये जजमेंट नहीं आया था, तब तक मैंने तो पेंशन मांगी नहीं थी, क्योंकि मैंने आई वाज फाइटिंग फॉर द फैक्ट दैट कि हमें परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। मैंने केस जीत लिया था, और द फैक्ट वाज कि
that was the victory. Like Right. it was, as I said, it was Right. But in this judgment, lot of people जिन्होंने सिर्फ 10 साल सर्व किया था या 12 साल या 14 साल सर्व किया था, उनको भी पेंशन मिल रही थी, whereas मैंने 15 साल सर्व किए थे. So then I went to court back again on the basis of that case to fight for my pension. तो actually देखा जाए तो मैं तो उसी चीज के लिए मैंने अकेले ने 2 बार लड़ाई लड़ी है. और थैंक्स टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने ये इस बात का तो मैम एक चीज मेरे को थोड़ा सा, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग, तो जब आप पब्लिक कमीशन का जो केस लड़ रहे थे, हाँ जी, जब वो केस आप जीते, वो पेंशन इंक्लूड नहीं करा था कि परमानेंट, तो ये अलग अलग कैसे, मतलब तो उसमें ये था, टेक्निकल ये चीज थी कि पेंशनेबल सर्विस मिलिट्री में 20 साल सर्विस के बाद होती है. अच्छा, ओके. तो हम तो 15 साल में बाहर आ गए थे. Right. हमारा सर्विस Okay. टेन्योर 15 इयर्स Right. का था, Right. और 15 इयर्स में हम बाहर आ गए. तो फिर Right. उन्होंने बोला कि अगर आप जीत गए हो केस, आप वापस आओ और आप Right. सर्व करो, आपको पेंशन मिल जाएगी. राइट. तो हमने सर्व नहीं किया, तो हमने पेंशन भी नहीं मांगी, बात Right. खत्म. पर जब इसका जजमेंट आया कि आप 14 साल वालों को या इवन सम पीपल ऑफ 10 इयर्स और 12 इयर्स ऑफ सर्विस को आप पेंशन दे रहे हो, देन आई वेंट बैक टू द कोर्ट एंड आस्क्ड कि जब मैंने 15 साल किए हैं and I have to मिलना चाहिए. And then secondly, the judges also kept the fact कि I am the original petitioner of the case, and the fact कि like हमारे जजमेंट से इनका जजमेंट आया, अब इनके जजमेंट से मेरा आया, तो it came like a full circle as they may say. So अभी सितंबर में मुझे ये जजमेंट मिला अभी पेंशन का. So अभी तक तो मुझे पेंशन नहीं मिल रही थी, पर अब I will be due for my pension. Right, great मैम. So डबल बैटल हो गई मेरे लिए, you know. So मैम मेरे को एक चीज बताइए कि मतलब हम मिलिट्री की बात करते हैं, आर्मी की जल्दी जब हम लोगों से बात करते हैं या पॉप कल्चर में हम रेफरेंसेस देखते हैं, हम आर्मी का ज्यादा जिक्र करते हैं. वी डोंट, मैं इक्वल फुटिंग तो नहीं बोलूंगा, लाइमलाइट आर्मी को ज्यादा मिल जाता है और आईएएफ नेवी वगैरह को इतना ज्यादा नहीं मिलता है, बट इन कंपैरिजन टू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ये आपको लगता है? हाँ, जब भी आप बात करते हैं तो लोग, अभी भी रिसेंटली मैं कहीं किसी से बात कर रही थी, तो मैंने बोला मैं विंग कमांडर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप बताएंगे आपका आर्मी इक्विवेलेंट क्या रैंक होगा? यू नो, बिकॉज लोगों के जहन में मेजर कर्नल पहले आता है, विंग कमांडर थोड़ा बाद में आता है. बट मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो लोगों को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि विंग कमांडर सामने खड़े थे और जो एयरफोर्स ने लीड किया था वो पूरा ऑपरेशन, राइट, जिसे कह सकते हैं. तो शायद थैंक्स टू दैट अभी जो है कि अवेयरनेस आ रहा है. हाँ, काफी अवेयरनेस आ रहा है. पर वो बात सही है कि शुरू से ऐसे ही रहा है कि क्योंकि आर्मी का एक तो साइज ज्यादा है, लोकेशंस ज्यादा हैं, लोग यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं. तो जैसे अगर देहरादून में है तो इतना बड़ा आर्मी का यूनिट है, तो आपस में लोग जानते पहचानते हैं, तो उनको उससे शायद ही ये फर्क पड़ता है कि आर्मी इज लार्जर देन एयरफोर्स एंड नेवी. तो बहुत ही सेक्लूडेड हो गई इन द सेंस कि इट इज ओनली बेस्ड इन साउथ. तो जिस जगह पे है वहां पे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस है, बट राइट, मोस्ट ऑफ द अदर प्लेसेस इट इज नॉट. राइट. तो मैम आप इतने साल सर्विसेज में रहे, स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स के ऐसी क्या स्किल्स थी जो लाइफ लॉन्ग रही हैं, जो आज भी आप यूज करते हो या डेली लाइफ में? व्हाट आर दोस स्पेसिफिक आईएएफ स्किल्स दैट यू स्टिल यूज? आई वुडंट से आईएएफ, बट शायद मिलिट्री स्किल्स बोल सकते हैं. एक तो डिसिप्लिन है, व्हिच गोज बाय सेइंग, बड़ा क्लीशेड है कि मिलिट्री वाले बड़े डिसिप्लिन होते हैं, पर शायद वो खून में आ जाता है. यू नो, देयर इज अ आपका लाइफस्टाइल में वो फिट हो जाता है. एंड दूसरा मुझे लगता है कि इंटेग्रिटी एक है, जो शायद इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज होती है शायद सिखाई नहीं जा सकती, बट वंस यू आर इन पार्ट ऑफ a regimented force, then you become so there's a loyalty for the nation, which is I feel is very much lacking in the people nowadays. But whether it is people in the जो फौज में हैं और फौज छोड़ के भी बाहर आए हैं, वो उनमें अभी भी बहुत स्ट्रांग रहती है, और आई फील दैट इज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ. जिसको बोलते हैं फौजी. सो इट्स मोर लाइक ए जेनरिक टर्म, मोर लाइक ए जेनरिक टर्म. तो एक फौजी में और एक सिविलियन में आपको क्या लगता है कि व्हाट
sets them apart from the civilians? अब फौजी के लिए जो होता है ना कि उनके लिए होता है देश, उससे ऊपर कुछ नहीं, जी, शायद खुद भी नहीं, यू नो। वेयरएज मुझे लगता है कि हर और इंसान जो है वो कहने को तो सब में पेट्रियोटिज्म है, पर जब अपने और देश के बीच में चुनने की बात आएगी तो शायद वो अपने आप को चुनेंगे, और शायद एक फौजी होगा जो, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जहां आदमी अपनी जान तक देने को तैयार होता है। कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप, क्योंकि आप देखिए कोई भी प्रोफेशन होगा वो बोलेंगे कि अगर मुसीबत आ गई, बहुत स्ट्रेस हो गया तो आई एम रेडी टू क्विट। बट फौजी एक ऐसा है प्रोफेशन जहां आप ये सोच के रेडी होके जाते हैं कि शायद आप कल वापस भी नहीं आएंगे। सो द फैक्ट दैट देश के प्रेम से ऊपर कोई प्रेम नहीं है, दैट सेट्स अ फौजी अपार्ट। जैसे आजकल जैसे अभी आपने मेंशन करा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, एंड हाउ वी परफॉर्म्ड, एंड कुडोस टू द ऑल इन फैक्ट ऑल द नेवी, द ऑल द फोर्सेस। आज के टाइम में जो एक नया जो जनरेशन है, अगर उसको बोला जाए कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो वो हिचकिचाता है। मैं ऑनेस्ट में आपको बता रहा हूँ, तो या वो ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है, वो सोचता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में कर लूँ या बाहर चले जाऊँ, जो भी है। इतना एंथुसियास्टिक पहले की जनरेशन में होता था कि ऑलमोस्ट हर घर से एक फौजी तो निकलता ही था बैक इन द डे, मतलब मैं 70s 80s इवन 90s तक। ये आज की जनरेशन में आपको क्या लग रहा है, इतना एंथुसियाज्म नहीं है टू जॉइन दी आर्म फोर्सेस? ऐसा क्यों है? एक तो दो चीजें हैं मुझे लगती हैं। एक तो ये है कि अभी अपॉर्चुनिटीज हैव बिकम सो अबंडेंट। हमारे टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर या आर्म्स फौज। अब आप देखिए मीडिया, उस टाइम पे मीडिया में एक जर्नलिस्ट होते थे थोड़े बहुत, आजकल प्रिंट जर्नलिस्ट है, OTT आ गया है, यू नो देयर इज सो मच ऑफ, बैंकिंग में भी इतना ज्यादा यू नो एक्सपोजर है। देयर आर सो मेनी कंटेंट डिजाइनर्स हो गए, मतलब देयर आर थिंग्स विच आई हियर कि बच्चे कर रहे हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि शायद करियर्स खुल गए हैं, इन लोगों एवेन्यूज खुल गए हैं। सो ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बच्चा क्रिएटिव है और उसको एक डिजाइनर बनना है तो व्हाई नॉट, यू जरूरी नहीं कि तुमको फौज में ही जाना चाहिए। बट आई थिंक फौज इज लिटिल डिफिकल्ट टेरेन टू टेक। तो हर आदमी को लगता है कि रगड़ाई ज्यादा होती है, रगड़ाई ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले भी अभी आपसे कहा कि यू नो जान देना बहुत आसान बात है कि वो एक बैक ऑफ द माइंड। बहुत लोगों को मैंने ये भी सुना कि अरे मेरा मैम फौज में कहते मेरी मदर ने नहीं जाने दिया, कि तुम कैसे तुमको फौज में जाने देंगे। तो ये भी एक रवैया है। अब वो एक माइंडसेट है, उसके बाद आपके पास इतने एवेन्यूज है तो क्यों आप सोचो कि गड्ढे में जाके कूद के आदमी ना। तो ये एक ये ना एक जुनून होना फौज में आने का, ये बहुत कम लोगों में ही होता है। मैम रिटायरमेंट के बाद नाउ you have also worked, if I'm not wrong, now you're working as director of personnel with the Doon School. I'm working as an. So how was that experience and what made you वो shift education sector में? वो क्या था कि मेरे को ये opportunity मिल रही है, I should you know serve here, and what was that transition like? वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. To put it very you know in a easy form is कि इतने टाइम लड़ी में जो फौज में रह के, एक तो फौज की नौकरी जी और एक पर्सनल बैटल। तो ऐसा लग रहा था कि जब ये हुआ तो मुझे लगा कि बाप रे, मैंने पता नहीं चाहते इनको एक जंग जीत ली है। तो मैं इसको बोलती हूँ बैटल विद इन। एक तो हम एक बैटल एनिमी से लड़ते हैं, ये तो हमने अपने से लड़ी, और अपने से लड़ने में शायद ज्यादा एनर्जी लगती है, इमोशनली भी आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम आया जब खैर मैं फौज से बाहर निकल चुकी थी, फिर मैंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी सेटअप की थी उत्तराखंड में, और उसमें मैं बाहर पहाड़ों पे जाती थी। मैं कम से कम हमने 30 ब्रांच ऊपर सेटअप की थी पहाड़ों पे। बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। उसके बाद थोड़ा हेल्थ इश्यूज और फैमिली के कहते हुए चलते हुए मुझे लगा कि अब थोड़ा सा ठहराव आना चाहिए लाइफ में।
क्योंकि पहले मैं फौज के पीछे भागती रही, फिर मैं ये माइक्रो फाइनेंस सेटअप करती रही, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही, तो थोड़ा मैं जो बोलते हैं ना पॉज ऑफ लाइफ लेने के लिए, तब मैंने पॉज दिया एंड लकीली तब दून स्कूल में एक वैकेंसी थी, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ पर्सनल बन गई। तो 12 साल मैंने वहाँ काम किया और अब मैं इस पड़ाव पे हूँ कि इतना दौड़ भाग करके अब मैं वापस अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो थी उसमें एक समुन्नति एग्रो है, उनके साथ मैं एडवाइजर हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद फार्मर्स विच जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो टू फाइंड अ मार्केट प्लेस फॉर देम, सो वो हमारा मिशन है, सो आई एम वर्किंग विद देम नाउ। राइट, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सेक्टर एंड द डिफेंस एक दूसरे बहुत डिफरेंट है करियर पाथ्स, तो आपको क्या लगता है कि एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? तो एजुकेशन सेक्टर तो एक्चुअली अब जैसे सेक्टर कहा जाए तो उनका जो एम ऑफ एक्सरसाइज है कि बच्चों को पढ़ा के 12वीं करके निकालना, राइट। बट आई थिंक जैसे बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि हमारे देश में भी हर एक नौजवान को मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों, उसका क्या क्या रीजन है? दो चीजें हैं रीजन। एक तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन एक इनकलकेट करता है इंडिविजुअल में, so it is like a training that will help, and secondly the appreciation you will have for your nation, for your armed forces, and बहुत the focus of your life changes। आप उसको एक सोसाइटी को एक डिफरेंट लेंस से देखोगे। अभी आप सिर्फ एक प्रॉफिटेबल लेंस से देखते हैं। जितने बच्चे आते हैं, जितनों से मैं पूछती थी उनको इकोनॉमिक्स पढ़ के बाहर जाना है, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, nothing against it what I'm saying, पर उनका जो लेंस ऑफ लुकिंग एट ए नेशन इज वेरी डिफरेंट देन आप एक जब मिलिट्री ट्रेनिंग करके जाओ आप, तो उसमें जो है हार्डशिप जो देखते हो, then you appreciate there is a humility in a human being to understand that। चाहे आप वो करके आप बैंकर भी बनोगे, but you will be able to appreciate others hard work। So I feel it's very जैसे इजराइल में IDF जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है वहाँ पे compulsory है, उनको फिर 2 साल है, I think 2 years है। I think I remember one of the very famous tennis player, I'm forgetting the name, international tennis player, he was seeded 5th in the world or something, and he also went through a military training। अच्छा, so मतलब they're so serious about it। ऐसा नहीं है कि he wasn't from Israel, but I think Yugoslavia or somewhere। ये नहीं है कि हमारे में तो ये हो गया ना, आप स्टार बन गए तो आपको 100 खून माफ होंगे, वैसा नहीं है कि आप इंडियन क्रिकेट कैप्टन बन जाओगे तो आपको ये छोड़ दिया जाएगा। It has to be for every single person, so everybody should be able to appreciate that। Ma'am, let's talk about leadership now, because you've served in the services also, and you worked in the private sector, education sector also। आपके लिए आपके opinion में what does leadership mean? Does it mean authority, responsibility, service? What is your definition, and how would you define leadership? Humility, I think, should come with because the leadership is a position of responsibility। So once you're responsible for not only yourself, your organization, or people placed below you, so that responsibility, it's something you need to take it with humility, not with arrogance, is what I feel। And also that the fact that most of the leaders confused the authority with leadership। It's not interchangeable। So it's not necessary कि आप लीडर है तो आपको अपनी अथॉरिटी दिखानी है। अथॉरिटी just kind of automatically follows it you're a good leader। I believe that। मैम, जो यंग वेमेन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए सबसे बड़ा मिथ क्या होगा आपके ओपिनियन में? सब लोगों को ये लगता है कि फौज में जो है कि रोज सुबह दौड़ते रहना पड़ेगा और पता नहीं पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा और रोज, और वो भी पार्ट है इसका। इट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। इट कैन कम टू यू
एनी अमाउंट ऑफ किसी भी दिन सडनली आ जाएगा, आपको किसी जगह पे भेज दिया जाएगा। पर ऐसा नहीं कि हर सुबह उठ के आप एवरेस्ट पहाड़ चढ़ रहे एवरेस्ट चढ़ रहे हो या बंदूक लेके सुबह से शाम तक आप दौड़ रहे हो फील्ड में। सो एक लोगों के जहन में ये बात है कि अगर आप आर्म फोर्स में हो तो आप सिर्फ दौड़ रहे होते हो या भाग रहे होते हो, यू नो द फिजिकल पार्ट ऑफ इट पीपल गेट वेरी स्कैर्ड। तो किसी से भी बात करती हूँ, मैं फिजिकली इतना नहीं कर पाऊँ। सो you have to be physically strong, right? But you don't have to be Milkha Singh for it, right? मतलब उस लेवल का नहीं चाहिए आपको। You have to be basically I feel the mental strength is more required than physical strength. अगर आपकी mental strength है तो जो आप जितना आपसे physical मांगना एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि अरे मैं फिजिकली कुछ नहीं कर पाऊंगी। So I think an average person with a good average physical fitness and good mind and good skills makes a perfect military officer. जनरली अगर बात करें मैम, कहीं ये कहीं पे भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, मतलब जो आपकी जो फाइट थी वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ही थी। आज के टाइम में अगर कोई ऑफिसर किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किसी बहुत टाइप्स के बहुत किस्म के हो सकते हैं। आज के टाइम में अगर कोई ऑफिसर आर्म फोर्सेस में डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, आप क्या एडवाइस करोगे उसको कि कैसे हैंडल करना चाहिए उसको? You talking only in armed forces? आर्म फोर्सेस में स्पेसिफिक। So I feel armed forces में तो सिस्टम बहुत ही सेट है। मैंने सिविल भी देखा है, आर्म फोर्सेस भी देखा है, and I have seen that any kind of discrimination, any kind of deviation from the policy is very well addressed. हमारे systems and processes बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही well codified है। तो उसमें आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप एक कंप्लेन करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे, there has to be so। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुई थी। एक सार्जेंट ने मेरे ऑफिस के डोर पे, मेरी और मेरी एक कलीग थी, हम दोनों एक ऑफिस शेयर करते थे, उसके डोर पे थोड़ा ऑब्सीन चीजें लिखती थी। जब आप सर्विस में, जब मैं सर्विस में थी, तो उस वक्त ये और वाइट डोर था, उसमें काले पेन से लिख दी थी। तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर पता चला कि कौन था। दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे ऑफिस में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे उसने ऐसी हरकत की थी। वॉट एवर it is an indication of a sick mind. तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चल गया कि this person is and he was also an officer. He was not an officer, he was an airman. Okay. Below the officer, the sergeant rank का था। Okay. तो अब आबेल मुझे मार वाली बात थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों किया होगा, पर sick mind as they say. So it was just like within 2 days में इन्वेस्टिगेशन हुआ, within पता था इसने किया है, whatever, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बुलाया गया, हैंड राइटिंग। अच्छा, ये सब हुआ सब बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये हुई कि जितने लोग हमारे ऑफिस में थे उनको बैठाया गया, क्योंकि उस वक्त से उस वक्त जिस वक्त हमारा ऑफिस बंद हुआ और जब हमने डिस्कवर किया उसके बीच में 3 घंटे का गैप था। तो 3 घंटे में कौन कौन वहां आया वो तो बिकॉज इट वाज ऑफिशियल एरिया तो पता था। तो जितने कम से कम 25 लोग वहां आए थे और गार्ड ड्यूटी पे थे वो, उनको बैठाया गया। एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आया। अच्छा। उसने डिक्टेट किया एक पैराग्राफ, इन सबको किया। मतलब इट वाज नॉट कि उस पर शक था इसलिए किया, 20 लोगों को किया। उन्होंने लिखा, पैराग्राफ में लिखा। तो मेरी जो कलीग थी उसका नाम सुष्मिता था। तो जो पैराग्राफ उन्होंने डिक्टेट किया उसमें मेरा नाम अनुपमा और सुष्मिता भी बोला। तो जो स्पेलिंग उसने SUH जो होता है ना, सुष्मिता, सिर्फ एक बंदे ने वो स्पेलिंग पैराग्राफ में भी गलत लिखी थी और बोर्ड उस पे भी वही लिखी थी। अच्छा। इट वाज सो ऑब्वियस कि उसने उसके नाम की स्पेलिंग जो डिक्टेशन था, बाकी सबने अलग लिखा, ही वाज द वन, एंड इट वाज ऑल इंडिकेटिंग टुवर्ड्स हिम, बट हाउ टू नेल एविडेंस जिसे कहते हैं ना। तो वो हुआ, उसका कोर्ट मार्शल हुआ, एंड विद इन a month and a half उसका कोर्ट मार्शल हुआ। he was thrown out of service, और जब उसका कोर्ट मार्शल चल रहा था he was given regress imprisonment also for indiscipline and all this kind of thing. अच्छा, इतना severe imprisonment? Exactly. So that is what I'm saying, कि that is what forges, I think they are so protective about rights for individual, and as a woman I felt more secured
मतलब लोगों को लगता है ना फौज में शायद ये होगा वो होगा, तो ये जो आपने पहले प्रश्न मुझसे पूछा था कि विमेन शुड फील, इससे ज्यादा सिक्योर जगह है नहीं। अगर आप यही चीज सिविल में होती, आप भाग भाग के पहुंच जाते, वो you wouldn't have got an answer to it. Like no agency would have been able to find out, and handwriting expert लाना, ये सब करना फटाफट हुआ. Everything was done so smoothly, and you feel so so protected, and you feel that there is a system in place. So this is what I would say कि ये सिविल में तो बिल्कुल ही नहीं है. जेंडर इक्वालिटी लॉज की अगर हम बात करें इंडिया में, आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वालिटी लॉज हैं, अच्छे हैं इंडिया में, या कुछ इम्प्रूवमेंट होना पड़ेगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? सो लॉज वाइज ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है. सो आई थिंक इफ यू लुक एट लॉज, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट इज फेवरिंग women. There's no doubt about it. But implementation, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? Implementation and the amount of cases which is coming, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी. सो आई गिव यू एन एग्जांपल कि जब मैं केस लड़ रही थी तो मैंने बहुत सारे, जब मैं अपना मिलिट्री केस लड़ी थी तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. यूएन का मैंने पेपर रिसर्च किया, यूएस का किया. यू विल बी सरप्राइज, एक केस था यूएस में जी, जहाँ पे एक वुमन पायलट और एक मेल पायलट दोनों का, इट वाज एन केस ऑफ अडल्ट्री. अच्छा, ओके. तो उसमें जो था कि मिलिट्री में वहां पे अडल्ट्री इज नॉन नेगोशिएबल. ओके. बट the woman officer was thrown out, but male was not thrown out because adultery was a crime for the woman but not for the man. Okay. Whereas this is not there in This was in the US. In the US. Acha, which is very surprising. Exactly. So one of the federal laws there, I really do not know what is it now, but that's one of the cases. It is unbelievable in India because India, in that way, the laws are same, right? It is not like that. But वहाँ पे ये एक एबरेशन जैसे कहा जाता कि ये एक ऐसा केस हुआ और ये लॉज हैं तो वो अपनी बैटल लड़े. बट इंडिया में जो है सोसाइटी में जो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर इज, अभी हम काफी इतना कुछ आगे आ गए हैं, बट स्टिल जो वो सीख दिखाई जाती है, अरे लड़की जैसे काम मत करो, लड़की जैसे मत करो, देयर इज ऑलवेज की देयर इज समथिंग लाइक लड़की जैसा. सो देयर इज that whole phrase of बच्चे को भी बोलते हैं कि तू क्या लड़की जैसे बात कर रहे हैं, और derogatory term. So it has become like there is nothing like लड़की जैसा और लड़का जैसा. It is just like how you react to a situation. So over a period of time, शायद अभी इंडिया क्योंकि इतना लार्ज है और हम बिल्कुल डाइसेक्ट कर सकते हैं कि there is a modern India and there is a rural India. तो कई चीजें हम जो बोलते हैं ना वो फिट नहीं आती, क्योंकि कई चीजें जो होती हैं वो मॉडर्न इंडिया तो इज मूव्ड मच अहेड, वेयर बट रूरल इंडिया इज स्टिल अंडर वहां पे अभी भी ये सोच राइट चलती जा रही है. सो इफ यू टॉक इंडिया एज अ लार्ज monolith, then it will be just it's still time for us to get there. Right. जब आप कमीशन हुए थे 1993 में, जब आप when you started off work as a young officer, आप अपने looking back आप अपने आप को क्या वो एक एडवाइस दोगे? I would have said to calm down a bit. नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा है आपसे क्योंकि आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग हुई है. सो मेनी बैटल्स यू फेस्ड एंड इट्स नॉट इजी टू फेस कोर्ट केसेस, फाइट, इतना वो करे. क्या बताओगे कि आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस है, वो आपको फेस करने या डट के मतलब बॉक डाउन नहीं होना है, तो क्या लोग बोलूंगी कि हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती. अच्छा, ग्रेट. सो कीप गोइंग एंड यू विल फाइंड योर प्लेस. और आई रिमेम्बर जब भी मैं केस लड़ रही थी तब भी बहुत लोग ये बोल रहे थे कि अरे थर्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स है, इतने यू आर सिंगल पर्सन फाइटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे तो इतने लोग लगे, क्योंकि आज एक ऑफिसर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पोस्टिंग पे जाता है, दूसरा वेरेज तुम खुद जब लड़ रहे होते तो तुम खुद अकेला लड़ रहे हो. सब फाइनेंशियल टाइम वाइज वो होती है. पर आई थिंक ये तो मैंने सीख लिया कि अगर आप किसी सच्चाई के लिए लड़ रहे हो और सच्ची के लिए लड़ रहे हो तो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि देयर आर फोर्सेस विच कम्स बिहाइंड यू एंड देयर इज ऑलवेज light at the end of the tunnel.
for anybody who's fighting the system, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? What should they be mentally prepared, mentally headstrong? उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपका? I marvel at those people who really fight the system. I think मेरे जहन में उन लोगों के लिए एक अलग ही जगह बन गई है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है तो मेरा रुझाव, आई रियली हैव अ डीप रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु fight the system for the rights. अब right or wrong is a very large definition. शायद मेरे लिए जो सही हो, one person's revolutionary is other person's terrorist, as they say. तो सबका अपना रवैया है, पर fighting the system ये है कि difficult है, टाइम कंज्यूमिंग है, इट एग्जॉस्ट्स यू, बट अगर आप ये जुनून सोच के चलो कि अगर आप नहीं करोगे तो बदलाव कैसे आएगा, हाउ विल यू ब्रिंग द चेंज, यू नीड टू बी द चेंज यू वांट टू बी, एज गांधी सेड, राइट? सो अगर आपको वो चेंज लाना है तो लड़ना तो पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट. To bring up the system, to change the system, to leave a legacy behind. Right. So keep thinking of that and fight. It should not be on the basis कि मैं इससे क्या गेन कर लूंगा. So bring about the change in society. मैंने शायद एक बहुत छोटा चेंज लाया है, पर आज वो मैं हरदम ये कहती हूँ कि मुझे आज बहुत खुशी होती है अगर मैं देखती हूँ कि कोई अब विमेन ऐसे पोजीशंस पे आ गई हैं जो जिनके कार में स्टार भी लगेगा, फ्लैग भी लगेगा. एक टाइम तो हम पहले ही रिटायर हो जाते. तो वही है कि जिस दिन मैं वो देखूंगी तो मुझे लगेगा कि behind that a battle of mind was there, so that kind of a feeling is unmatchable, I think. Great, ma'am. What can I say? It was a riveting conversation, so much to learn, and your whole story has been so inspiring, not for me but for generations, and you inspire a lot of officers, men and women both alike, ma'am. Your journey has been fantastic. I would want to congratulate you for your fight, and you won your battles and all of that. Not once, twice. Thank you. So, and for our viewers also, you've shared your story. Thank you so much, and I hope we can have this discussion again at any time whenever you're free, ma'am. Thank you again for coming. I would thank you so much, and I would also like to say that have belief in the system also. So जैसे मैंने अभी कहा ना कि मैंने 2 बार battle लड़ी, so there was a belief in our system also, a belief in our judiciary. There is people watching us, so everything is not lost. I would say that. True. Thank you so much. Pleasure has been mine. Thank you so much, and Jai Hind. Jai.